नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित व्यास शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पिछला जो वीडियो था उसमें हमने क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स वो स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके कुछ बेसिक्स देखे थे। आनुवंशिकी की डेफिनेशन, उसके अंदर और कुछ डेफिनेशंस है जैसे वंशागति, आनुवंशिक लक्षण, और जब जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षण संचरित होते हैं तो उनमें विभिन्नताएं किस कारण से उत्पन्न हो जाती है, वो सारी बातें हमने पिछले वीडियो में की थी। तो अगर किसी ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार पहले उसको कंप्लीट करें, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं उसके आगे से। तो आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स, तो इसमें ये सारी जितनी भी बातें हैं, इसके जो भी नियम हैं कि किस तरह से लक्षण अगली पीढ़ी में संचरित होते हैं, माता पिता से बच्चों में, उनमें किस तरह से विभिन्नताएं उत्पन्न आती है, ये सारी जो बातें हैं ये हमें कौन से वैज्ञानिक के द्वारा बताई गई। ठीक है, तो उस साइंटिस्ट का जो नाम है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, जिसने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था, यानी हमें आनुवंशिकता के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सारी प्रोवाइड कराई थी। ठीक है, तो इसी कारण से जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उन्हें आनुवंशिकी का जनक या फिर आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, आनुवंशिकी का जनक कह दो या फिर आनुवंशिकी का पिता कह दो या फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स कह दो। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब इन्होंने किस तरह से ये रिसर्च की, किस तरह से ये सारी बातें पता लगाई कि लक्षण संचरित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल्स किए। ठीक है, वो सारी बातें अगर अपने को जाननी है तो मेंडल के जीवन परिचय के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि मेंडल के जीवन परिचय से हमें पता चलेगा किस तरह से इन्होंने ये सारी रिसर्च की। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय। मेंडल का जो जन्म है वो हुआ था 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलीशियन गांव में। ठीक है, 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलीशियन गांव में। ठीक है, तो 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलीशियन गांव में इनका जन्म हुआ। इसके 20 वर्ष पश्चात, तो 20 वर्ष पश्चात यानी क्या हो गया 1842, और तब तक इनकी आयु भी कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। तो 1842 ईस्वी में इन्होंने दर्शन शास्त्र की ठीक है, दर्शन शास्त्र जिसे कहा जाता है फिलोसॉफी, फिलोसॉफी की डिग्री प्राप्त की। 20 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर लिया, दर्शन शास्त्र की यानी कि फिलोसॉफी की डिग्री प्राप्त कर ली। अब इसके 1 वर्ष पश्चात यानी 21 वर्ष की एज में, और सन कितना हो जाएगा 1843। तो 1843 ईस्वी में इन्होंने ये जो ऑस्ट्रिया है, इस ऑस्ट्रिया में एक शहर था जिसका नाम था ब्रुन शहर, वहां एक चर्च था। उस चर्च में ये क्या बन गए, पादरी बन गए। जैसे अपने यहाँ मंदिरों में पुजारी वगैरह होते हैं, उसी तरह से वहां पर चर्च में क्या होते हैं, पादरी होते हैं। तो 1843 ईस्वी में 42 के 1 वर्ष पश्चात, और मेंडल की एज कितनी रहेगी उस समय 21 वर्ष।
तो 1843 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के चर्च में ये क्या बन गए, पादरी बने। ठीक है, तो 1843 ईस्वी में क्या हो गया, ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के एक चर्च में ये पादरी बन गए। ये जो चर्च था वहां पर एक बहुत बड़ा उद्यान था, उसमें बहुत से मटर के पौधे थे। ठीक है, उद्यान मटर, यहां से एक ट्विस्ट आएगा, उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। वैज्ञानिक नाम के बारे में कुछ थोड़ा बहुत अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई भी ये पादप हो या जंतु हो, उनके एक साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक नाम होते हैं। और वैज्ञानिक नाम क्या होता है, हमेशा 2 अक्षरों से मिलकर बनता है, जिसमें पहला जो अक्षर होता है वो बताता है वंश को, और दूसरा जो होता है वो बताता है जाति को। ये बातें पढ़ी थी अपन ने जो 9th क्लास का 7th चैप्टर है, उसमें लास्ट में एक टॉपिक आता है द्विनाम पद्धति, उसमें। ठीक है ना, तो इस उद्यान मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। तो इस चर्च में एक उद्यान था जहाँ बहुत से मटर के पौधे थे, जिन्हें अपन क्या कहेंगे, उद्यान मटर। उन उद्यान मटर पर इन्होंने क्या किया, संकरण प्रयोग किए। क्या किए, संकरण प्रयोग। अब संकरण क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी 2 पादप लिए या फिर कोई 2 अलग अलग जाति के जंतु लिए हैं, उनके मध्य निषेचन या फिर कहें तो जनन की क्रिया करवा कर नई संतान उत्पत्ति करना या फिर नई पीढ़ी प्राप्त करना, ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि मटर के पौधों पर, ये जो उद्यान मटर के जो पादप थे, इनके ऊपर इन्होंने क्या किए, 7 सालों तक उस चर्च में संकरण प्रयोग किए। कितने साल तक, 7 साल तक, यानी कि 7 वर्ष तक। और कब से कब तक, 1856 से लेकर 1863 तक उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग किए। यानी मटर के पादपों के मध्य निषेचन करवाया और उनसे नई पीढ़ी या फिर नई संतान प्राप्त की। इस संकरण के द्वारा ये जो नई पीढ़ी प्राप्त होती है, जो नया पादप प्राप्त होता है, उसे कहता है संकर। ठीक है ना, जो नया प्लांट मिलेगा उसे तो क्या कहेंगे, संकर कहेंगे। और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, संकरण कहलाएगा। जैसे एक ले लिया नर पादप और एक मादा, उनके बीच में क्या करवा दिया, निषेचन। निषेचन के द्वारा क्या होगा, एक पीढ़ी प्राप्त होगी, यानी एक संतति प्राप्त होगी। तो ये जनक हो गया, ये संतति होगी। ये जो पूरा प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, संकरण। और इस प्रोसेस के द्वारा ये जो संतति या फिर जो संतान मिलेगी उसे क्या कह देंगे, संकर। ठीक है, तो इस तरह से 1856 से लेकर 1863 तक 7 सालों तक इन्होंने उद्यान मटर पर क्या किए, संकरण प्रयोग किए। अब संकरण प्रयोग किए तो इसके द्वारा कुछ ना कुछ रिजल्ट्स भी मिले होंगे कि कौन सा पादप लेंगे तो अगली पीढ़ी में कैसा पादप मिलेगा, उसमें कौन से लक्षण मिलेंगे, कौन से नहीं मिलेंगे। ये सारी बातें उन्होंने निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्षों को 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में ये जो ब्रुन शहर है वहां एक सोसाइटी बनी हुई थी, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। जैसे कि आप नाम से देख पा रहे हैं, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यानी कि जो इस तरह की रिसर्च के बारे में कुछ ध्यान रखती है। ठीक है, तो उस सोसाइटी के समक्ष अपने रिजल्ट्स को इन्होंने शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया कि मैंने ये कुछ रिजल्ट्स निकाले हैं, उनको आप लोग चेक कीजिए कि इसके द्वारा क्या क्या पता चला है। जो भी मटर के पादप से अपन ने संकरण प्रयोग करवाए हैं उनमें कुछ निष्कर्ष आए हैं। ये सारी बातें उन्होंने क्या की, उनके समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत की। तो 1865 ईस्वी में ब्रुन सोसाइटी ऑफ
नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष इन्होंने क्या किया, शोध पत्र के रूप में अपने रिजल्ट्स को प्रस्तुत किया। ठीक है, और फिर ये जो सोसाइटी है, इन्होंने इनकी एक वार्षिकी निकलती थी, सोसाइटी की एक एनुअल मैगजीन निकलती थी, उसमें इन्होंने पादप संकरण पर प्रयोग, पादप संकरण पर प्रयोग ये टाइटल रखा, यानी कि ये क्या रखा था, शीर्षक रखा था, नामक शीर्षक से इनके रिजल्ट्स को यानी उनके निष्कर्षों को क्या किया, प्रकाशित करवा दिया। ठीक है, और इन्हीं रिजल्ट्स के द्वारा ये जो निष्कर्ष निकाले थे मेंडल ने, उन्हीं के द्वारा आनुवंशिकता के नियमों का भी प्रतिपादन किया जा सका। 3 नियम हैं, प्रभाविता का, पृथक्करण का और स्वतंत्र अपव्यय का, जो हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो इन्होंने रिजल्ट्स निकाले थे, उन रिजल्ट्स के आधार पर ही वो 3 नियम बनाए गए। ठीक है, और किस शीर्षक से प्रकाशित किया था इन्होंने, पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में जो अपनी वार्षिकी निकलती थी, उस वार्षिकी में इनको प्रकाशित करवाया। ठीक है, और अंत में कब, 6 जनवरी 1884, यानी कितनी होगी, 22 में जन्म हुआ और 84 में इनकी मृत्यु, यानी 62 वर्ष की आयु में को मेंडल की मृत्यु होगी। और ये जो मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, इन नियमों को ही क्या कहा जाता है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम या फिर मेंडलवाद। ठीक है, तो ये थी मेंडल के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी, जिन्होंने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। इसी कारण से उन्हें आनुवंशिकी का जनक या फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ। 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजेनडॉर्फ प्रांत के सिलिशियन गांव में इनका जन्म हुआ। 20 वर्ष पश्चात 1842 ईस्वी में इन्होंने दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त कर ली। उसके 1 वर्ष पश्चात यानी 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के एक चर्च में ये पादरी बन गए। वहां पर एक उद्यान था जिसमें बहुत से मटर के पौधे थे, तो जिसका वैज्ञानिक नाम हो गया उद्यान मटर का, पाइसम सैटाइवम। उस मटर के पौधों पर इन्होंने क्या किया, 7 सालों तक यानी 1856 से लेकर 1863 तक संकरण प्रयोग किए। संकरण का मतलब क्या हो गया, 2 पादपों में या 2 अलग अलग जाति के जीवों के मध्य निषेचन करवा कर और नई पीढ़ी प्राप्त करने की प्रक्रिया, जो नई पीढ़ी मिलती है, जो नई संतान मिलती है, उसे संकर कहते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। ठीक है, तो 7 सालों तक इन्होंने संकरण प्रयोग किए। फिर इसके द्वारा जो रिजल्ट्स मिले यानी कि जो निष्कर्ष मिले, उनको 1865 ईस्वी में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, और ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने क्या किया, इनके जो रिजल्ट्स थे उनको पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से अपनी एक वार्षिकी निकलती थी, उस वार्षिकी में प्रकाशित किया। एक छोटा सा ट्विस्ट है इसमें, यहाँ पर इन्होंने इसको प्रकाशित तो कर दिया था, लेकिन यहाँ पर मेंडल फेमस नहीं हुए थे। लोगों तक इनके नियमों का जो महत्व जाना चाहिए था वो नहीं गया था एक्चुअली। फिर आगे आएगा, एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन, रीडिस्कवरी यानी मेंडलवाद की पुनर्खोज। 3 वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेक। उन्होंने इन नियमों के ऊपर वापस रिसर्च की, रीडिस्कवरी की यानी कि इनकी पुनर्खोज की, फिर लोगों को बताया, तब जाकर मेंडल फेमस हुए अपने इन नियमों के कारण से। ठीक है, लेकिन तब तक मेंडल की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने रीडिस्कवरी की 1900 ईस्वी में, जबकि 1884 में मेंडल की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो ये है मेंडल के बारे में शॉर्ट में जानकारी। अब इसके आगे का जो टॉपिक आता है वो आता है कि मेंडल की सफलता के कारण, ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण से मेंडल सक्सेस हुआ, सफल हुआ। क्योंकि ये सारी चीजें, ये जो संकरण वगैरह करवाना, ये जो नई पीढ़ियां प्राप्त करना, ये और भी कई वैज्ञानिकों ने ट्राई किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए, यानी सफल नहीं हो पाए अपने कामों में। तो मेंडल ने ऐसा क्या किया कि वो सक्सेस हो गए। ठीक है, तो मेंडल की सफलता के कुछ कारण हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपन।
तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा अपना मेंडल की सफलता के कारण। क्या कारण थे कि मेंडल अपने इन प्रयोगों में सक्सेस हुए और आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन कर पाए। ठीक है, तो उसमें पहला जो नियम था वो था कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि जैसे अपन मानते हैं कि अपन ने 2 पौधे लिए मटर के, ठीक है, और उनके बीच में संकरण करवाया और नया पौधा प्राप्त किया। ये एक नर पादप, एक मादा, उनके बीच में संकरण करवाया यानी निषेचन करवाया और संतति प्राप्त की। ठीक है, ये छोटा सा प्रोसेस किया। अब इस संतति में इन जनकों में से कौन कौन से लक्षण आएंगे, इसी का रिसर्च करना था। ठीक है, तो एक ये भी हो सकता था कि वो सारे लक्षणों का ध्यान रखे कि ये पादप लंबा है, ये बौना है, ये पादप किसी कलर का है, ये किसी और कलर का है। इन सारे लक्षणों के बारे में एक साथ ध्यान रखते और फिर पता लगाते हैं कि नई पीढ़ी में जो पादप मिला है वो इसके समान है या इसके समान है, लंबा है या बौना है, रंग किसकी तरह है, आकार किसकी तरह है, फली किसकी तरह है, बीज किसकी तरह है। ठीक है ना। लेकिन मेंडल ने इन सारे नियमों का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने केवल जब संकरण प्रयोग कराया तो एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। जैसे अगर खाली लंबाई के ऊपर ध्यान रख रहे हैं तो वो अपना पूरा का पूरा फोकस कहाँ रखेंगे, लंबाई के ऊपर ही रखेंगे कि ये पादप लंबा है और ये पादप बौना है। 2 पादप लिए गए हैं, जो नया पादप मिल रहा है बस इतना ही देखना है कि वो पादप लंबा मिला है या बौना मिला है, बस उसके अलावा तीसरी बात ही नहीं करनी। उसका कलर कैसा है, उसकी फली कैसी है, उसका आकार कैसा है, कोई मतलब नहीं है। केवल एक ही बात पर पूरा कंसंट्रेशन कि अगर अपन आकार के गुण को लेकर चल रहे हैं तो केवल आकार का ही देखेंगे कि जब 2 लंबे में या 2 बौने में या फिर एक लंबे और एक बौने पादप में संकरण करवाते हैं, निषेचन करवाते हैं, तो अगली पीढ़ी में जो पादप मिलता है वो लंबा मिलेगा, बौना मिलेगा या कुछ और तरह का मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। यह उनकी सफलता का पहला कारण था। एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन। ठीक है, फिर चलते हैं दूसरे कारण की तरफ। अब दूसरा कारण क्या था कि वो जो भी अपने ये प्रैक्टिकल करते थे इनके ऊपर, पादपों के ऊपर, तो उनका जो भी रिजल्ट आता उनका अच्छी तरीके से सांख्यिकीय विश्लेषण करते, यानी कि एक अच्छी तरह से टेबल बनाकर उनके ऊपर रिसर्च करते कि जब अपन केसेस बनाकर कि ये लंबा लिया है, ये बौना लिया है तो कैसा मिलेगा, दोनों बौने लिए हैं तो कैसा मिलेगा, दोनों लंबे लिए हैं तो कैसा मिलेगा, पहले वाला बौना और दूसरे वाला लंबा लिया है तो किस तरह का पादप मिलेगा। यानी कि जितने भी रिजल्ट्स आते थे उनका अच्छी तरीके से सांख्यिकीय विश्लेषण करना। ठीक है, तो उनकी सफलता का दूसरा कारण क्या था कि मेंडल ने अपने द्वारा किए गए प्रयोगों के निष्कर्षों का अच्छी तरीके से सांख्यिकीय विश्लेषण किया, यानी कि उन पर बहुत अच्छी तरीके से मैथमेटिकली रीडिंग की। ठीक है, तो दूसरा हो गया सांख्यिकीय विश्लेषण। जिसके कारण से वो सक्सेस हुए। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे कारण के। तीसरा जो कारण है वो है कि उन्होंने जो पादप का चयन किया वो बड़ा ही सावधानी पूर्वक किया। जैसा अभी अपन ने देखा कि मेंडल ने किसका चयन किया था, उद्यान मटर का किया था अपने संकरण प्रयोगों के लिए। ठीक है, उद्यान मटर का चयन किया जिसके द्वारा वो सक्सेस भी हुए और उनको सही तरीके से रिजल्ट्स भी मिले। तो तीसरा आ जाएगा कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग के लिए जो पादप का चुनाव किया था वो बड़े सावधानी पूर्वक किया था, जिसके कारण से वो सक्सेस हुए। तो तीसरा कारण है पादप का चयन सावधानी पूर्वक किया। अब सावधानी पूर्वक किया मतलब मटर के पादप में ऐसी क्या विशेषताएं पाई जाती है कि इसको जब मेंडल ने लिया तो वो सक्सेस हो गए। इसमें ऐसा क्या राज है कि मटर के पादप को ही जब उन्होंने चूज किया है तो उनके रिजल्ट सही आए, अगर कोई दूसरा लेते तो वो नहीं पहुंच पाते। ऐसे क्या कारण है, ठीक है ना। तो अब इसमें अगला जो टॉपिक आता है वो अपना यही है
कि मटर के पादप में ऐसे क्या क्या गुण हैं जिसके कारण से जब मेंडल ने इसका चयन किया तो वो सक्सेस भी हुए और उन्होंने इसी पादप का चयन किया। ठीक है, तो वो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।